दोस्तों, जिसे अमेरिका का सबसे खास दोस्त माना जाता था, उसे ही अमेरिका ने दे दिया है सबसे बड़ा तगड़ा झटका। जी, बात इसराइल की हो रही है। इसराइल को ट्रंप ने तगड़ा झटका दिया है। नेतन्याहू कह रहे थे कि ट्रंप जी, हम आप पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, सब कुछ आपके लिए माफ है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि तुम लगाओ या ना लगाओ बेटा, हम तो तुम पर दबा कर टैक्स ठोकेंगे। और तो और अमेरिका ईरान पर इसराइल से भी ज्यादा मेहरबान है दोस्तों। उसने ईरान पर कम और इसराइल पर ज्यादा टैक्स लगाए हैं। कितना टैक्स लगाया है, जिसे देखकर सुनकर नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सीरिया पर इसराइल ने सबसे बड़ा हमला कर दिया और ये जोलानी को दी खुली धमकी है। पूरी खबर आपको आगे बताऊंगी। अमेरिका इसराइल में एक साथ विद्रोह भड़क गया है। अमेरिकी झंडे जलाए जा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। यमन से लेकर गजा तक रॉकेटों की बौछार हो रही है। यमन ने अमेरिका को $2 ट्रिलियन का नुकसान कैसे पहुंचाया है, किस तरह से अमेरिका को $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, ये आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा गजा के ऐसे हालात आपको दिखाऊंगी जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सी बड़ी खबरें, अहम खबरें आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह गुजारिश कि लाइक सबसे पहले कर दिया करिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को किया करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले बात गजा की करते हैं, क्योंकि जब आप चैन की नींद सो रहे थे, गजा में बच्चे, औरतें और बूढ़े जिंदा जल रहे थे। इसराइल ने गजा को आग में झोंक दिया है और इस बार हमला इतना भयानक है कि शायद इतिहास में कभी ना देखा गया होगा। बम वहां गिर रहे हैं जहां लोग रहते हैं और इस बार टारगेट बना है पीने के पानी का प्लांट। क्या बच्चों को पानी देना आतंकवाद है? आज की रिपोर्ट, आज की जो वीडियोस आपको दिखाने वाली हूँ, वो दिल दहला देगी, पर जानना जरूरी है, दुनिया का जानना जरूरी है, आपका जानना जरूरी है कि किस तरह का जुल्म गजा पर इसराइल कर रहा है। गजा सिटी के अल तफा मोहल्ले के पास बना गाबियन वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, यानी कि वो जगह जहां पर खारे पानी को मीठा बनाकर लोगों को पानी दिया जाता है, यानी पीने लायक उस पानी को बनाया जाता है। इसराइली जंगी जहाजों ने उसे बम से उड़ा दिया। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर कि कितनी खौफजदा तस्वीरें हैं, खौफ पैदा करने वाली दिल में ये तस्वीरें हैं। इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, जिस तरह की बमबारी हो रही है उससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात वहां पर हो सकते हैं। अब खुद सोचिए कि एक ऐसा इलाका जो पहले से तबाह है, जहां पीने के लिए पानी की एक एक बूंद की कीमत जान से ज्यादा है आज के वक्त में, वहां पर पानी का प्लांट ही खत्म कर दिया गया। इसी के साथ गजा पर पिछले 18 महीने का सबसे बड़ा और हिंसक हमला हुआ है ये दोस्तों। बम बरसाए जा रहे हैं लगातार, बिना रुके बिना थके इसराइल बम बरसा रहा है और बम वहीं गिर रहे हैं जहां मासूम परिवार रहते हैं। द मुस्लिम ने इस खबर को शेयर करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए वीडियो, उसके बाद आपको बताऊंगी खबर में क्या लिखा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि कितनी भयानक, देखिए बम की आवाजें आपको सुनाई दे रही है, एक के बाद एक बम फटते हुए नजर आ रहे हैं। धमाका देखिए किस तरह का धमाका कि लोगों की हड्डियां तक गल जाएं। इस खबर को शेयर करते हुए द मुस्लिम ने लिखा है कि गजा को जलाकर राख कर दिया जा रहा है। ये अब तक का सबसे हिंसक हमला है। गजा ने पिछले 18 महीनों में शायद इससे तीव्र हमला झेला है। बम बारिश की तरह बरस रहे हैं। जिन स्थानों पर बम गिराए जा रहे हैं वहां परिवार सबसे अधिक रहते हैं। जब हम सो रहे थे तब इसराइल ने हमारे सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया। 4 अप्रैल की ये खबर है। सोचिए, रात भर की बमबारी में सैकड़ों लोग मारे गए होंगे। अभी तक के आंकड़े साफ नहीं हैं, पर जो तस्वीरें और वीडियोस आपने देखे सामने आए, वो रूह को कपा देने वाले हैं। बचपन खत्म हो रहा है, माएं अपने बच्चों की लाशें उठाए बैठी हैं और दुनिया चुप है। क्या ये आतंकवाद नहीं है? क्या दुनिया सिर्फ इसलिए चुप रहेगी क्योंकि ये हमला इसराइल कर रहा है? क्या मासूमों का खून अब भी मजहब देखकर गिना जाएगा? क्या लोग इसी तरह से, जो मुस्लिम देश है वो भी अब भी
चुप रहेंगे। दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर जलता हुआ अमेरिकी झंडा नजर आया, जी हाँ, और तेल अवीव में इस्राएली लोग खुद अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका इस्राएल में एक साथ विद्रोह भड़क चुका है। जब ये बमबारी कर रहा है इस्राएल गजा पर, तब अमेरिका और इस्राएल में एक साथ विद्रोह की आग भड़क रही है। पहले अमेरिका की बात करते हैं। पेरिस में छात्रों ने अमेरिकी झंडा जला दिया। वजह, सरकार यूनिवर्सिटीज के बजट में कटौती कर रही है, जिससे हजारों छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। पहले आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका का झंडा जलाते हुए नजर आए। छात्रों ने मास्क पहनकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और अमेरिकी नीतियों को इसका जिम्मेदार ठहराया। ये सीधा संदेश था कि हम चुप नहीं बैठेंगे। अब बात इस्राएल की करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्राएल में खुद यहूदी नागरिक अब नेतन्याहू सरकार से परेशान हो चुके हैं। देखिए तस्वीरें कि इस्राएल का झंडा लेकर किस तरह से रोड पर रैलियां निकाली जा रही है, मार्च निकाली जा रही है अपनी ही सरकार के खिलाफ। तेल अवीव में बड़ी संख्या में इस्राएली नागरिक सड़कों पर उतरे हैं। उनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द फिलिस्तीनी प्रतिरोध से कैदियों की अदला बदली की जाए। यानी अब आम इस्राएली जनता जो है वो भी शांति चाहती है, जंग नहीं चाहती। लेकिन नेतन्याहू जंग में अड़े हुए हैं, वो जंग से पीछे नहीं हटना चाहते। इस बीच यमन की तरफ से इस्राएल पर हमले तेज हो गए हैं। यमन की तरफ से कई रॉकेट नहल ओज नाम के इस्राएली मिलिट्री बेस पर दागे गए हैं। सिर्फ यमन ही नहीं, गजा के अल कुद्स ब्रिगेड्स ने भी इसी बेस पर रॉकेट फायर किए हैं। यानी कि दोस्तों दोनों तरफ से, यमन और अल कुद्स की तरफ से भी इस्राएल का जो मिलिट्री बेस है वो तबाह हो गया है, घेरा जा रहा है। दोस्तों एक छोटा सा देश जिसके हौसले आसमान से ऊंचे हैं, यमन ने अमेरिका के लड़ाकू जहाजों और ड्रोन को मार गिराया है। दूसरी तरफ अमेरिका का स्टॉक मार्केट डूब गया है, $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यमनी सशस्त्र बलों ने अपने हवाई क्षेत्र में आए एक अमेरिकी जासूसी ड्रोन को मार गिराया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत USS हैरी ट्रूमैन पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अब यमन खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है, उसे चुनौती दे रहा है। प्रेस टीवी के रिपोर्टर यूसुफ मावरी की रिपोर्ट सना से साफ कहती है कि अब अगर कोई हमारी सीमा लांघेगा तो जवाब जरूर मिलेगा। यानी ये यमन की तरफ से इस रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है। अब बात दोस्ती में दरार की करते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, जी हाँ, दोस्त दोस्त। इस्राएल को अमेरिका ने धोखा दे दिया है और ये किया है किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने। जहां इस्राएल ने अमेरिका के लिए अपने सारे टैक्स खत्म कर दिए हैं, वहीं ट्रंप ने इस्राएली सामान पर 17% का टैक्स ठोक दिया है। देखिए कुछ दिन पहले इस्राएल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर से अपना टैक्स जो है वो हटा दिया। मतलब अब अमेरिका से जो भी सामान इस्राएल जाएगा उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इस्राएल को उम्मीद थी कि अमेरिका भी ऐसा ही करेगा, यानी कि अपने उसके इस्राएल के जो सामान है उसके सामानों पर से भी टैक्स हटा देगा। लेकिन अगले ही दिन ट्रंप सरकार ने ऐलान कर दिया इस्राएली सामान पर अब 17% का भारी टैक्स लगेगा। अब जरा सोचिए, दोस्ती में ऐसा कौन करता है भला भाई। इस फैसले के बाद इस्राएल में हड़कंप मच गया है। इस्राएली पत्रकार अमिचाई स्टीन ने ये बताया है कि इस्राएली अफसर शौक में हैं। उनका ये कहना है कि हमने तो टैक्स हटाकर दोस्ती निभाई थी, पर ट्रंप ने तो धोखा दे दिया। असल में ट्रंप ने ये सिर्फ इस्राएल के साथ नहीं किया, उन्होंने सभी देशों पर नया रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम लागू किया है। हर देश से जो सामान अमेरिका आएगा उस पर कम से कम 10% टैक्स लगेगा। अब अजीब बात ये देखिए और हैरानी की बात, ईरान जैसा देश जिसने अमेरिका के रिश्ते, दोनों के रिश्ते बेहद खराब हैं, अमेरिका दोनों में हमेशा थनी रहती है, वहां के सामानों पर अमेरिका ने सिर्फ 10% यानी सबसे कम टैक्स लगाया है। जबकि इस्राएल जो अमेरिका का सबसे करीबी साथी माना जाता है उस पर 17% यानी 7% ज्यादा ईरान से टैक्स लगाया है। ये तो सीधी बात है कि ट्रंप की पॉलिसी सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि अपने फायदे की होती है। आपको बता दें कि अमेरिका और इस्राएल के बीच साल 2024 में $34 अरब का व्यापार हुआ था और अमेरिका इस्राएल का सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस्राएल अब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब देगा या फिर
ट्रंप जी जी हाँ हाँ कर कर सर झुकाकर ट्रंप के सामने जो है नेतन्याहू वो खड़े हो जाएंगे। उधर अमेरिका का स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह से गिर गया है। एक ही घंटे में $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये शुरुआत है। अब अमेरिका की ट्रेड वॉर पूरी दुनिया के साथ शुरू हो चुकी है। इससे अमेरिका को और गहरा आर्थिक झटका जो है वो लगने वाला है। और दोस्तों, लोग भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। मैं आपको कनाडा की तरफ से जो बयान आया है, जो बातें कही गई है, वो सुनाना चाहती हूँ। I told the president that I will be working hard for the next month to earn the right to represent Canada in those discussions, to get the best deal for Canada under the new U.S. approach. At the same time, Canada must be looking elsewhere to expand our trade, to build our economy, and to protect our sovereignty. Canada is ready to take a leadership role in building a coalition of like-minded countries who share our values. पत्रकार हैं मुकेश कुमार, उन्होंने लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वे टैरिफ के हमले से परेशान देशों को संगठित करेंगे, यानी कि दोस्तों उनका एक संगठन बनाएंगे। उस संगठन में ट्रंप का अमेरिका नहीं होगा। यहाँ जी हाँ, अमेरिका को संगठन में शामिल नहीं किया जाएगा। दरअसल ट्रंप से लड़ने का सही तरीका है यही, टैरिफ पीड़ित तमाम देशों को संगठित होना होगा, उन्हें अमेरिका का बहिष्कार करके आपस में व्यापार करना होगा, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए। भारत और चीन की दूरियां कम होती हुई दिख रही है। यही अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि सबको समझ में आ रहा है कि एक ही सूत्र है और वो है डी अमेरिकनाइजेशन और डी डॉलराइजेशन। अब सीरिया की बात करते हैं दोस्तों। गजा और लेबनान के बाद अब इस्राइल ने सीरिया को बना लिया है अगला निशाना। एक ही रात में हवाई हमले, मिसाइलें, धमाके और सीरिया के कई शहरों को तबाह किया गया। इस्राएली हमले में 17 लोग, जी हाँ 17 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और चेतावनी दी गई है खुद सीरिया के नए नेता जेलानी को कि अगर इस्राइल को छेड़ा तो भुगतने के लिए तैयार रहो, भारी कीमत भुगतने के लिए तैयार रहो। तो आखिर क्यों इस्राइल अब सीरिया में आग बरसा रहा है? क्या सीरिया में कोई नया टेरर फ्रंट बन रहा है? और ये जोलानी कौन है जिससे इस्राइल ने खुली धमकी दी है? दोस्तों, प्रेस टीवी की एक खबर देखिए सबसे पहले आप, जो स्क्रीन पर है आपकी। इसमें ये बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में इस्राइल ने सीरिया के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। दारा, हमा और दमिश्क जैसे शहरों पर बमबारी हुई है। दारा में 10 लोग मारे गए हैं, वहीं हामा में 7 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग जख्मी हैं। इस्राइल ने ये कहा है कि उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ, इस्राइल ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। खास तौर पर HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों को निशाना बनाया गया है। HTS एक संगठन है और इसके पीछे है अब्दुल मोहम्मद अल जुलानी, जो अब खुद को सीरिया का नया नेता बताने लगे हैं। इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्ज ने जोलानी को साफ शब्दों में धमकी दी है कि अगर इसराइल की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ये सिर्फ हमला नहीं, ये खुली चेतावनी है। इसराइल ने हामा मिलिट्री एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 18 से ज्यादा बम गिरे और एयरपोर्ट अब काम करने लायक नहीं रहा। दमिश्क के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी निशाना बनाया गया है, वहां से धुएं का बड़ा गुबार उठता हुआ देखा गया। इसके अलावा T4 एयरबेस, नवा शहर, तहसील जंगल और जुबैलिया फॉरेस्ट में भी हमले हुए हैं। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि जमीन से आसमान तक हर जगह धमाके ही धमाके थे। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। एक वॉर क्रिमिनल जिसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, वो शख्स यूरोप के एक देश में मुस्कुराते हुए स्वागत पा रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि उस देश ने अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर निकलने का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की और देश है हंगरी। दुनिया के कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए नेतन्याहू हंगरी पहुंचे और उन्हें रेड कारपेट पर बिठाया गया। उनका रेड कारपेट का स्वागत किया गया, वेलकम किया गया और उसी शाम हंगरी ने ICC से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC ने नवंबर 2024 में इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गजा में नरसंहार को लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। ICC के नियमों के मुताबिक 125 देशों को जो इस कोर्ट के सदस्य हैं नेतन्याहू को गिरफ्तार कर
कोर्ट के हवाले करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, नेतन्याहू हंगरी पहुंचे और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट वहां पर मिला। हंगरी की सरकार ने न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनके खुद उसने जो है कुछ घंटे के बाद ही आईसीसी से बाहर निकलने का फैसला भी ले लिया। हंगरी की सरकार का ये कहना है कि हमने आईसीसी का समझौता तो साइन किया है लेकिन उसे अपने संविधान में लागू नहीं किया था। मतलब साफ है, कानून की चालाकी से नेतन्याहू को बचाने की कोशिश हुई और जब सवाल उठने लगे तो हंगरी ने कहा कि अब हम आईसीसी से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि अब हंगरी खुलेआम इंटरनेशनल जस्टिस को ठुकरा रहा है। ये हंगरी दौरा नेतन्याहू का दूसरा विदेशी दौरा था वारंट जारी होने के बाद से दोस्तों। इससे पहले वो अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं, यानी वो धीरे धीरे उन देशों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं जहां कानून से ऊपर उनकी पहचान हो, पहुंच बने। अब आपको बता दें कि वो वजह बता दूं आपको जिसकी वजह से आईसीसी ने ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया, निकाला। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस्राएली हमलों में अब तक गजा में 50,523 लोग मारे जा चुके हैं। ज्यादातर महिलाएं हैं और बच्चे हैं। 1,14,000 लोग से ज्यादा घायल हो चुके हैं। ये आंकड़े गजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं। आईसीसी ने इसे जोनेसाइड यानी कि नरसंहार करार दिया है और नेतन्याहू को इसका जिम्मेदार ठहराया है, यानी कि नेतन्याहू पर नरसंहार का आरोप है। और इस बीच, इन सारी चीजों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी पहुंचे और हंगरी में सिर्फ पहुंचे ही नहीं, उनका स्वागत भी नहीं हुआ बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की वहां से और ये कह डाला कि ईरान एक खतरा है, यमन एक खतरा है, हम इनका सफाया करेंगे। और हंगरी को आईसीसी से बाहर निकलने के लिए शाबाशी दे रहा है नेतन्याहू। मतलब साफ है, नेतन्याहू अब खुलकर अमेरिका और यूरोप को युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहा है। वो कोर्ट को भ्रष्ट और यहूदी विरोधी कह रहा है ताकि खुद को मासूम साबित कर सके। लेकिन दोस्तों, हकीकत दुनिया के सामने है। उधर इस्राएली मीडिया ने उस लम्हे की तस्वीर जारी की है जब फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानियों ने आईओएफ सोल्जर मेटन एंगरेस्ट को पकड़ लिया था। यानी अब इस्राएल की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ रही है कि वो ना तो युद्ध जीत रहा है और ना ही मैदान में टिक पा रहा है। सिर्फ वो बम बरसाने से और निहत्थे मासूमों का कत्लेआम करने से जीत रहा है। अपनी क्रूरता दिखाकर वो ये साबित करना चाह रहा है कि देखो, हम आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए मासूमों पर बम बरसा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, किस तरह की सोच, घटिया सोच इस्राएल की है। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा। और दोस्तों, फिर मुलाकात होगी रात को दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।